हेलो एंड वेलकम टू जेनेडू क्लासेस। मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और मैं आपको आज फिजिक्स में ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। हम सभी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सुना होगा, जिसके थ्रू न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बताया था एंड द फॉर्मूला वाज Gm1m2/r²। आज हम ये सीखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे आया, कैसे एग्जिस्टेंस में आया और न्यूटन ने ऐसा क्या थ्योरी अप्लाई किया, ऐसे क्या कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए जिससे कि उसको पता चला कि ये फॉर्मूला सचमुच Gm1m2/r² इस टर्म्स में ही बनाया जाएगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं विद द सेम टॉपिक, ग्रेविटेशन। सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा जो कि न्यूटन और उनके कंटेम्परेरी साइंटिस्ट को ऑलरेडी पता थे, यानी कि ग्रेविटेशन लॉ बनाने से पहले कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैकेनिक्स के बारे में ऑलरेडी नोन थी और फैक्चुअल थी। दो तरह के फोर्सेस दुनिया में उस समय फेमस थे, बट उस समय तक लोगों को, कई साइंटिस्ट को ये आइडिया नहीं था कि ये दोनों बातें एक ही कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। पहली बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के आसपास रिलीज किया जाए तो वो नीचे ही गिरता है। जैसे कि फेमस कहानी आपने सुनी कि न्यूटन एप्पल के ट्री के नीचे लेटा हुआ था, उसके सर पे एप्पल आके गिरा। एप्पल सचमुच गिरा या नहीं गिरा, ये कहानी सच्ची है कि झूठी है, ये हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नज़दीक अगर रिलीज कर दिया जाए तो वो नीचे ही गिरता है। नीचे गिरने का मतलब है उस पर कोई डाउनवर्ड फोर्स है या कोई पुलिंग इफेक्ट है और वो अर्थ की वजह से है। तो हमको पहला फैक्ट ये पता है हमेशा से कि अर्थ की वजह से हर ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्शन फोर्स है विच इज पुलिंग एवरी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड। दूसरा अनरिलेटेड लगने वाला एक फैक्ट और उस समय फेमस था, वो था कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है या मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो वो जो ऑर्बिट में घूम रहा है उस पर भी जो प्लैनेटरी मोशन या सैटेलाइट के मोशंस हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए अर्थ की वजह से कोई इफेक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा होगा। तो हमने ये सेकंड पॉइंट में देखा कि ऑब्जर्व दैट मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और उसका टाइम पीरियड और रेडियस भी हमको नोन था। तो थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। अब आप देखिएगा, मैं दो अलग अलग चीज़ों को, अनरिलेटेड से लगने वाली चीज़ों को, एक जो अर्थ के आसपास चल रहे हैं ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, और एक मून या इसी तरह के सैटेलाइट ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ से थोड़ा डिस्टेंस पे है और वो अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। दो अलग अलग मोशन है, उनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअली न्यूटन ने इसी तरह के रिलेशन से ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बनाया। तो लेट्स सी, पहली बात है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट अगर आसपास रखे हों और उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या बना है वो न्यूटन के हिसाब से देखें तो वो लेट्स सी, पहले वही फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये दो स्फीयर्स हैं और उनके बीच में डिस्टेंस आर, सेंटर टू सेंटर। इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है जो सेकंड ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाया, और एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाया। रूल ये है, और न्यूटन ने ये जो बेसिक एक चीज देखी कि ये दोनों फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट है, न्यूटन ने इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोल दिया। तो लेकिन ये और नॉर्मली सभी तरह के फोर्सेस के लिए वैलिड आ भी रहा था कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। ये फैक्ट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, इस फैक्ट को हम बाद में यूज करेंगे अपने फॉर्मूले के लिए। और ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन ने क्या बताया कि अगर एक मास का वैल्यू m1 है, दूसरे मास का वैल्यू m2 है और दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस r है, तो फिर इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसका वैल्यू Gm1m2/r² है। लेकिन ये फोर्स जो
1 पे लगा और 2 ने लगाया, और जो 2 पे लगा और 1 ने लगाया, ये दोनों फोर्स का वैल्यू बिल्कुल बराबर है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, वैल्यू इक्वल है। इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेटर ऑन इस फैक्ट को हम यूज करेंगे। तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ। कैसे आया, वही आज का डिस्कशन पॉइंट है। पहले ये समझ लेते हैं कि अर्थ के चारों तरफ जो मून का मोशन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ सर्कुलर मोशन है। क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन न्यूटन के पहले ही साइंटिस्ट को नोन थे, तो उसमें जो फैक्ट्स पता थे, न्यूटन को भी पता थे और सारे साइंटिस्ट को, वो ये कि अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस क्या है। आपने चैप्टर 1 एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड, जिससे इस तरह के लार्ज डिस्टेंस हम काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करके और काफ़ी बेटर मतलब बढ़िया आंसर दे सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है, ये अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का डिस्टेंस है, और इसका वैल्यू इज ऑलरेडी नोन 3.8 × 10⁵ किलोमीटर। और जो मून घूम रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन से, टेलीस्कोप से गैलीलियो ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके ऑलरेडी पता लगा लिया कि भाई जो घूमने का टाइम पीरियड है वो 27.3 डेज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी पार्टिकल किसी सर्कल में घूमे और उसका रेडियस ऑफ सर्कल और टाइम पीरियड दोनों पता हो, तो क्या हम सर्कल में घूमते हुए पार्टिकल का स्पीड बता सकते हैं? तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है। कोई भी सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो पाथ कवर करना पड़ता है वो 2πr लेंथ का होता है, और ये कंप्लीट करने के लिए अगर टाइम पीरियड t है तो इस पाथ का डिस्टेंस 2πr t टाइम में कवर किया गया। इसका मतलब है कि सर्कल में घूमने की जो स्पीड ऑफ मून होगी, मून की जो टेंजेंशियल स्पीड होगी, उसका फॉर्मूला 2πr/t। 2πr इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम टेकन, वेयर t इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पहली बात ये पता चल गई। देखो, मून पे गए नहीं, मून का स्पीड मून से नहीं पूछा, हमने यहां घर बैठे ही पता लगा लिया कि मून कितने बड़े रेडियस में घूम रहा है, वो भी हमें पता है। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको 2πr डिस्टेंस चलना पड़ेगा और टाइम लगेगा t, विच इज ऑल्सो नोन। तो इनके रेशियो से स्पीड ऑफ मून हमें पता चल गई। अब स्पीड को अभी यूज करेंगे हम एक डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट में, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको भी देखते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा, इनफैक्ट अगर एक धागे से एक पत्थर को बांध के आप सर्कल में घुमा दो, कैसे भी सर्कल में घुमा दो, या एक कार सर्कुलर रोड पे ऐसे या सर्कुलर ट्रैक पे टर्न हो जाए, या कोई भी बाउल के अंदर एक छोटा सा कॉइन या छोटा सा पार्टिकल रखे और बाउल के अंदर उसको घुमा दिया जाए, किसी भी केस में सर्कल में घूमने के लिए हमेशा एक एक्सेलरेशन चाहिए, विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। What is special about centripetal acceleration? Centripetal acceleration वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और सेंटर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ, यानी सर्कल जो बन रहा है उस सर्कल के सेंटर की तरफ या अर्थ की सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कैसे वैल्यू निकालते हैं? तो फॉर एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नोन एज v²/r। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, ये सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, न्यूटन को भी पता था। तो उसको पता है कि अगर मून सर्कल में घूम रहा है तो उसको एक एक्सेलरेशन चाहिए। तो न्यूटन ने ये सोचा कि भाई जब मून अर्थ के सराउंडिंग में है तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जो मून पे फोर्स लगा सकता है वो केवल अर्थ है, तो अर्थ ने ही इस पे एक फोर्स लगा रखा होगा, और अर्थ से लगने वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। देखो, आप या पहले जो लोग जानते नहीं थे फिजिक्स को, वो ये कहते थे कि अर्थ के पास में कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दें तो नीचे गिरता है, तो मून क्यों नहीं नीचे गिर जाता? छोड़ा नहीं है ना मून को किसी ने। आप समझो, अगर किसी पार्टिकल को मैं किसी बिल्डिंग के छत से सामने की तरफ फेंक दूं, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर टू रेडियस वेलोसिटी दे दूं, तो वो पार्टिकल नीचे नहीं गिरता, वो ऐसे कर्व्ड पाथ पे आता है। ऐसे कर्व्ड पाथ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आप समझो, अर्थ के ऊपर ले जाके
अगर एक सर्टेन वेलोसिटी से मून को, या मून को किसी ने वेलोसिटी दे दिया, हमने दे दिया, या जब बिग बैंग हुआ होगा या जब क्रिएशन हुआ होगा अर्थ और मून का, तो जिस वेलोसिटी से मून ऐसे अलग हुआ होगा वो वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल मिल गई होगी। तो अगर कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल गई यानी रेडियस के परपेंडिकुलर, और एक सर्टेन वेलोसिटी मिल जाने पर उसका जो पाथ है जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं वो पैराबोलिक नहीं होके अलग अलग वेलोसिटी देंगे, तो कभी पैराबोला दिखेगा, कभी हाइपरबोला दिखेगा, एक सर्टेन वेलोसिटी पे सर्कल दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा गेम है जिसमें पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में ऑलरेडी दिख रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r। तो आप ये मत सोचना कि सारे पार्टिकल ग्राउंड पे गिरते हैं, सारे पार्टिकल गिरते नहीं है। जिसको वेलोसिटी दे दोगे तो वो वर्टिकल नहीं गिरते, वो टेढ़े जाते हुए दिखते हैं। तो ये मून भी हमको ऐसे कर्व्ड पाथ पे जाते हुए दिख रहा है। चलिए ज्यादा इधर उधर नहीं भटकते। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज v²/r। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी v का वैल्यू 2πr/t है। अब थोड़ा इमेजिन करो, रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट हमें पता है क्योंकि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस हमें पता है। टाइम पीरियड t 27.3 डेज भी हमें पता है। तो अगर r भी पता है, t भी पता, अगर इस फॉर्मूले से v को यहां रख दूं तो क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन r और t के टर्म्स में कैलकुलेट हो जाएगा? देखिए बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। पुटिंग v इज इक्वल टू 2πr/t इन दिस फॉर्मूला, इन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, इसको 2πr/t लिखा तो 4π²r/t², ऐसा हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं कि r का वैल्यू हमको पता है 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू मीटर। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन टाइम पीरियड पता है 27.3 डेज, विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो आराम से सोचिए, अभी r का वैल्यू अगर हम रख दें, t का वैल्यू रख दें, तो ये आज आपके लिए एक असाइनमेंट मेरा है। क्या है कि r का वैल्यू अगर आप रख के कैलकुलेटर से ही, और टाइम पीरियड का वैल्यू डेज से फिर आवर्स, मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करके इसको ज़रा सॉल्व करेंगे सब लोग। जब सॉल्व करेंगे तो घर बैठे मून का एक्सेलरेशन हमें यहीं से बैठे बैठे पता चल जाए। मुझे पता चला अरे मून के पास इतना एक्सेलरेशन है, यानी मून जिस सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल में उसके पास एक एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल क्या होना चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज़ रखने के बाद हमारा आंसर आया 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस आंसर से होगा क्या ये मैं भी बताता हूं, लेकिन न्यूटन ने अपने दूसरे लॉ में ये भी बताया था, मतलब लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन तभी होता है जब उस पर फोर्स लगे। इसका मतलब है वी कैन जनरेट एन एक्सेलरेशन टू एन ऑब्जेक्ट इफ वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इस मून पे एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे, इसका मतलब मून पे एक ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है नीचे। अर्थ के आसपास जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर भी ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टिव है, और मून जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर भी रहे उस पर भी एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो भी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्टिव है। तो उसने, न्यूटन ने एक दोनों मोशन को आपस में रिलेट करते हुए बोला, चाहे तुम अर्थ के सरफेस पे रहो, अर्थ तुम्हें सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे तुम दूर डिस्टेंस पे रहो, अर्थ तुम्हें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस फोर्स से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स का नाम रख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन फॉर्मूला कैसे बना उसको भी देखो। बाद में हमने क्या किया, मैं एक आपको वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अर्थ के सरफेस के पास कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो सारे ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने ही एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं। ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम चैम्बर में किया है जिससे कि हम लोग एयर रेजिस्टेंस से छुटकारा पा लें, यानी कि केवल ग्रेविटेशन फोर्स का क्या इफेक्ट है, वी वांट टू ऑब्जर्व ओनली ग्रेविटेशनल इफेक्ट, नॉट एयर रेजिस्टेंस। तो वैक्यूम चैम्बर में अगर दो ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़ दे तो हम देखेंगे ये दोनों बिल्कुल एक ही एक्सेलरेशन से एक टाइम में नीचे गिरते हुए दिखेंगे। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम आएगा। तो मैं ये पॉइंट यहां पे प्रूव करना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिएगा कि सर कोई तो जल्दी गिर जाता, कोई धीरे गिरता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से
अर्थ के नजदीक रखे हुए ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से गिरते हैं। तो एवरीबडी हैज गॉट सेम एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हल्का हो या भारी ऑब्जेक्ट हो कोई भी, सबका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये वैल्यू कैसे आया ये भी हम डिस्कस करेंगे, ये लेकिन वैल्यू इज ऑलरेडी नोन टू अस, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया, अभी दोनों नीचे गिर रहे हैं और एक साथ बराबर पैरेलल चल रहे हैं। अब देखिए यहां पे ये ऑब्जेक्ट गिरते हुए आपको दिखेगा और ये ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्चुअली, एक फेदर है और एक बॉल है, एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर विदाउट एनी रिलेटिव वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी दोनों की सेम है, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है। तो आप देखेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विदाउट एयर रेजिस्टेंस विल फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन। तो फॉर एनी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ मून विच इज फार अवे फ्रॉम अर्थ इज 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सोचा न्यूटन ने कि क्यों ना दोनों का रेशो करके देखें। उससे क्या होगा, उससे एक चीज आपको आइडिया न्यूटन को भी लगेगी कि जो पास में है यानी अर्थ के सरफेस पे है, वो सेंटर के नजदीक है, तो उस पे एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, और जो मून है वो दूर है, उस पे एक्सेलरेशन कम आ रहा है। तो क्या डिस्टेंस के हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्या, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ और एक्सेलरेशन ऑफ मून विच इज फार अवे फ्रॉम अर्थ दोनों का रेशियो लिया तो आंसर आया 3600। इस रेशियो से कुछ पता नहीं चला, बस ये एक वैल्यू है जो रेशियो बता रहा है, लेकिन जब डिस्टेंस के साथ इसको रिलेट करने के लिए सोचा तो डिस्टेंस का भी रेशियो ले लिया। क्या करा, ऑल्सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ एंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पे रखा ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर से कुछ दूर में रखा हुआ मून। तो ये हो गया रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून और ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन हम इसको आर ऑब्जेक्ट ही बोल रहे हैं। ऑब्जेक्ट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है और मून सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है। तो दो अलग अलग डिस्टेंस देख के मैंने उनका भी रेशियो निकाला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मून का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इज 3.8 इंटू 10⁵ किलोमीटर, एंड रेडियस ऑफ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। ये जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के सरफेस पे होगा वो सेंटर से अपने रेडियस के बराबर, और मून जो है ये अलग डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून, दोनों अलग डिस्टेंस है। दोनों डिस्टेंस का रेशियो लिया आ गया 60। अब गेस करने को मैंने किसी को बोला कि ये बताओ 60 और 3600 कैसे रिलेटेड है। कोई भी देख के बोलेगा सर इसका स्क्वायर कर दो तो 3600 आ जाएगा, लेकिन रेशियो का सीक्वेंस देखो। यहां पे लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3600 टाइम्स मोर देन एक्सेलरेशन ऑफ मून, यानी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का ज्यादा मून का कम। और यहां पे डिस्टेंस ऑफ मून ज्यादा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कम है। तो ये रियलाइजेशन आ रहा है कि जिसका डिस्टेंस कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि अगर इस रेशियो को लेके हम आगे चलें तो मुझे दिखेगा एक्सेलरेशन का रेशियो और रेडियस के रेशियो का रेसिप्रोकल का स्क्वायर सेम आ रहा है। ये 3600 है, ये 60 है, 3600 इज 60 का स्क्वायर। लेकिन आप देखो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, मून को मून से रिलेट करो तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ का स्क्वायर, and acceleration of moon is proportional to acceleration of distance from earth to moon का distance का square, उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर। तो कंपेयर करने से हमको ये पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, जैसे ये अर्थ है, अर्थ से r1 डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो प्रोपोर्शनल टू 1/r1 स्क्वायर होगा, और सेंटर की तरफ होगा। कोई ऑब्जेक्ट r2 रेडियस पे होगा या r2 डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होगा तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो a2 होगा, तो a2 का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/r2 स्क्वायर होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमको दो वैल्यूज को कंपैरिजन करने से न्यूटन को पता चल गया। तो उसने बोला अच्छा फिर इसके मतलब है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर हम टाइम पीरियड ऐसे निकालें और फिर सॉल्व करें
जैसे प्लैनेट्स के बीच में देखें कि सन से कोई प्लैनेट कितना दूर है, सन से दूसरा प्लैनेट कितना दूर है, तीसरा कितना दूर है, सबका 2πr/t करके वेलोसिटी v²/r कर देंगे, फिर सबका एक्सेलरेशन अलग अलग डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखने लगेगा। फिर क्या हुआ, पहली बात ये पता चल गई कि a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमने एक्सेलरेशन को लिख दिया k/r²। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर जिसका मास m है और एक्सेलरेशन a है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, इसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन a है, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो आपको न्यूटन्स लॉ ये भी पता है, लॉज ऑफ मोशन, कि F = ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने निकाला k/r²। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। आप आराम आराम से समझिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन ऐसा आया तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो फोर्स में मास का इफेक्ट भी दिखेगा और 1/r² भी दिखेगा एक्सेलरेशन की वजह से। सो कोई फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका वैल्यू जिस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं उसका मास और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब मैंने क्या सोचा, मान लो ये अर्थ है और यहां मून है और इनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स मून ने अर्थ पे लगाया F और अर्थ ने मून पे लगाया F। ये फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन है और एक्शन रिएक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि अगर m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगाएं तो हमारे अब तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस ऑब्जेक्ट पे m1 पे लगने वाला फोर्स m1/r² के प्रोपोर्शनल होगा और m2 पे लगने वाला फोर्स m2/r² के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन न्यूटन ने कहा ये दोनों फोर्स तो सेम ही होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो जो फोर्स m1/r² के प्रोपोर्शनल है वो फोर्स m2/r² के भी प्रोपोर्शनल है। r² तो सेम दिख रहा है, मतलब ये फोर्स m1 के भी प्रोपोर्शनल है और m2 के भी प्रोपोर्शनल है। देखो वो फोर्स m1 के प्रोपोर्शनल होना चाहिए क्योंकि m1 पे लग रहा है, लेकिन वही फोर्स m2 पे भी लग रहा है तो m2 के भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में हमने यही सीखा कि केवल एक्सेलरेशन 1/r² के हिसाब से आ रहा है। देखो आप समझो, ग्रेविटेशनल फोर्स में जब हमने निकाला 9.8 एंड 0.0027 तो जो उनका रेशो था तो वो 3600 आया, वो 60 डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जबकि ऑब्जेक्ट जो फेदर है उसका मास अलग है और मून का मास अलग है, यानी कि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन केवल डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक्सेलरेशन अगर डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दोनों फोर्स अगर एक साथ कंबाइंड करें तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स m1 के भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, m2 के भी और r² के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, m1 m2। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया तो g को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू भी हमको पता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऐसा यूनिट हो गया। ये वैल्यू भी नोन है, कंपैरिजन करके पता लगा ली न्यूटन ने। दूसरा g का जो यहाँ पे प्लेस है वो केवल प्रोपोर्शनैलिटी बनाने के लिए, फोर्स m1 m2/r² के प्रोपोर्शनल आ गया तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना ज़रूरी था। वो सभी मोशन के लिए सेम है, मतलब अगर मून और अर्थ के बीच में जो g है और सन और किसी भी प्लैनेट के बीच में जो g है और दो स्टार्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये सब के लिए सेम है। न्यूटन ने इसीलिए इस लॉ का नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कर दिया और उसने बोला कोई भी प्लैनेट जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, वैसा ही फोर्स दो स्टार्स भी आपस में जनरेट करेंगे, लेकिन फोर्स का आंसर अलग इसलिए आएगा क्योंकि स्टार्स के मास अलग होंगे, उनके बीच का सेपरेशन अलग होगा, लेकिन फॉर्मूले में यूज होने वाला g और फॉर्मूला सेम होगा। तो ये जो लॉ है दिस वर्क्स फॉर एनी हेवनली बॉडी
और एनी प्लैनेट, बड़े ऑब्जेक्ट होने चाहिए क्योंकि जी का वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो इतनी बात तो हमको ये क्लियर हो गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स में 3 फैक्टर क्यों आ रहे हैं, m1 क्यों आ रहा है, m2 क्यों आ रहा है और 1/r² क्यों आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले से हम बेसिकली क्या कोई छोटी मोटी बात तुरंत सीख गए, वो एक बार और चेक करते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अगर अर्थ का मास m है, उसके सरफेस पे आप हो, यानी अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पे हो, तो अर्थ से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स को हम mg इस फॉर्मूले से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मिलता है और सबका किसी का मास m है तो उस पर mg फोर्स लगेगा, किसी का मास m1 है तो उस पर m1g लगेगा, किसी का m2 है तो m2g फोर्स लगेगा, तो mg फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशन में अभी हमने न्यूटन्स लॉ में सीखा कि यही फोर्स को अभी एक दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि g कैपिटल M स्मॉल m बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटर से सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है r g/m/r²। ये फोर्स को mg भी कहते हैं, इसी फोर्स को g/m/r² भी कहते हैं, दोनों को कंपेयर कर दिया तो उससे हमारे को m से m कैंसिल हो गया, स्मॉल g का वैल्यू आ गया g/m/r²। इसमें g कांस्टेंट है, m मास ऑफ द अर्थ है और r इज रेडियस ऑफ अर्थ। इस इंफॉर्मेशन से मैं ये बता रहा हूं, जिसको कल तक आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते थे, उसको अब ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 3 में से कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का या ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला g मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर आ गया है, तो इस पर बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल हम जल्दी से कर लेते हैं, आराम से देखते जाइए, बहुत सिंपल है। लिखा है मास ऑफ ए प्लैनेट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट। तो हम बोलेंगे g प्लैनेट अपॉन g अर्थ इक्वल टू, फॉर्मूला gm/r² है, तो प्लैनेट का लिखेंगे तो मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर इनटू, डिवीजन में लिखेंगे तो मास ऑफ अर्थ नीचे आ जाएगा और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। g दोनों के लिए सेम है तो मैंने रेशियो में उसको कैंसिल कर दिया। अब मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर देता हूं। मास ऑफ प्लैनेट 4 टाइम्स लिखा है तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। रेडियस का स्क्वायर लिखा है तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। इनको आपस में कैंसिल किया तो आंसर आया 1, यानी प्लैनेट का g और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो सेम आ गई, वैल्यू 1 आ गई, तो प्लैनेट का जो प्लैनेट पर ग्रेविटेशन फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट है, उसका वैल्यू भी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फील्ड के बाद। मैंने बोला दोनों को सेम बोल सकते हैं, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको ग्रेविटेशन फील्ड ऑन अर्थ भी बोल सकते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब की मैंने प्लैनेट में थोड़ा सा अलग कर दिया। देखिए मैंने लिखा इफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ, यानी कि अब फॉर्मूले को जिसको हम g बोलते थे उसमें लिखते थे gm/r², इसमें मास को डेंसिटी के टर्म्स में रिप्लेस कर देते हैं, तो मास को लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि हर प्लैनेट का शेप स्फेरिकल हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए स्फेरिकल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया और r²।
आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसिल करेंगे तो 4πg/3 रो आर ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला टर्म 4πg/3 कांस्टेंट की तरह यूज होगा और रो इंटू आर वेरिएबल है। अब मैं यहां लिखता हूं g ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय g ऑफ अर्थ। तो हमारा जो आंसर चलेगा उसमें 4πg/3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो रो ऑफ प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट। एक मिनट है, इसका सिंबल थोड़ा कैपिटल आर ही लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल करेंगे 8 आ जाएगा रेशियो। इसका मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट इज 8 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, यानी 8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ये सीखा कि किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकाल रहे हैं, और दूसरा ग्रेविटेशन लॉ में g m1m2/r² ही क्यों आया है, r³ या r का पावर 4 क्यों नहीं आया, m1 m2 ही कहां से आए, ये भी हमने न्यूटन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक डीपीपी का लिंक भी आपको, जहां पे वीडियो लेक्चर मिलेगा उसके साथ एक डीपीपी का भी लिंक मिलेगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जो भी पढ़ाया जाएगा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हर क्लास के बाद आपको सेम वीडियो लेक्चर्स के साथ अवेलेबल होंगे। दूसरा, इसके नोट्स को भी पीडीएफ फॉर्म में आप उसी जगह पर पाएंगे जहां पे आपको ये वीडियो का लिंक होगा, यानी कि हर वीडियो का रिकॉर्डिंग, उसके नोट्स और साथ में डीपीपी, तीनों चीज़ें एक जगह पर ही अवेलेबल होंगी वेबसाइट में। और साथ ही साथ जहां पर आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके नोट्स और उसका डीपीपी देख रहे हैं, वहीं पर भी एक क्विज का लिंक भी होगा जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस करने के बाद चेक कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स आपको कितने समझ में आए क्विज दे के। ऑल राइट, चलिए आपको ही समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।